आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इतिहास मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है और आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो है ना यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो ये जो संगठन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पूर्व स्थापित हुए थे और इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं मतलब इनका कालक्रम मतलब स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं भाई इनकी स्थापना कब कब हुई थी। तो ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। कहां पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसको स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर। 1851। पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा पूना सार्वजनिक सभा अब नाम से जाहिर हो रहा है ये पूना में स्थापित हुआ था वर्ष 1870 में पूना में। संस्थापक कौन थे? तो एम जी रानाडे। इनके साथ और भी दूसरे एक व्यक्ति थे, तो एम जी रानाडे याद रखेंगे। कहाँ स्थापित हुआ था? तो पूना, जिसको आज पुणे के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद अगला है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, तो इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। नाम में ही है ना, जैसे यहाँ पूना है तो पूना में, मद्रास है तो मद्रास में। अब ऐसा थोड़ी है कि मद्रास महाजन सभा कलकत्ता में बने। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। इनके संस्थापक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1776 में और इसकी स्थापना से जुड़े थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। दो नाम याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कहां स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। अब आप क्रम खुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो एक नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उस बाद पूना सार्वजनिक सभा, ये आपका दूसरे नंबर में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये आ जाएगा तीसरे नंबर में, चौथा वाला। उसके बाद आएगा मद्रास महाजन सभा। तो 1 2 4 3 ये जो है आपका कूट बनेगा, 1 2 4 3। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, सेट में, या फिर जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उन सब में, तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय समाज के किस पहलू को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में रेखांकित किया है? तो देखो, प्रेमचंद ये जो है हमारे भारत के एक महान साहित्यकार थे। इन्होंने काफी सारी कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखी है और भी काफी कुछ इन्होंने भारतीय साहित्य को दिया है। तो इन्होंने मतलब यहां पूछ रहा है कि भारतीय समाज के किस पहलू को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में रेखांकित किया है? तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है निर्मला। तो इसका टॉपिक क्या है, मतलब कि इसमें किस पहलू को दिखाया गया है, ये आपको बताना है। पहला दिया है भूस्वामियों और कृषकों के मध्य संघर्ष को। तो इस तरह का कुछ भी निर्मला में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की जो चीज है ना, भूस्वामी और कृषकों के मध्य संघर्ष, ये गोदान में देखने को मिलता है, जिसमें किसान की कहानी है ना, जो होरी होरी होता है, उसका बेटा गोबर, और पूरी होरी की उसमें स्टोरी दिखाई गई है। होरी एक किसान होता है, किस तरह से उसके जो खेत है एक एक करके बिकते जाते हैं, ये सारा कुछ दिखाया गया है इसमें गोदान में। उस बाद दूसरा दिया है एक नव युवती के वृद्ध विधुर के साथ विवाह और दहेज के बारे में। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो निर्मला है ना उसमें निर्मला नामक एक नव युवती की कहानी दिखाया गया है, जिसका एक विधुर व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता है। विधुर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो। तो विधुर व्यक्ति से इसका विवाह कर दिया जाता है नवयुवती का, और उस विधुर व्यक्ति के बच्चे भी होते हैं। मेरे ख्याल से तीन बच्चे थे जहां तक, जिनमें से जो सबसे बड़ा लड़का था वो तो इस नवयुवती के बराबर ही था। तो इसमें किस तरह की समस्या होती है, साथ ही साथ दहेज का मुद्दा भी इसमें दिखाया गया है, क्योंकि जो नवयुवती है उसके जो पिता होते हैं उनका जो है ना मर्डर हो जाता है। तो उसके बाद फिर
युवती की जो माता होती है उसके पास दहेज वगैरह देने के लिए कुछ होता नहीं है, इसी कारण वो जो है अपनी बेटी का विवाह बिना दहेज के उस विधुर के साथ कर देती है। अगर वो उसके लिए कोई सुयोग्य वर खोजती जो बैचलर होता तो वो ज्यादा दहेज लेता, इसीलिए ना दहेज से बचने के लिए विधुर व्यक्ति से शादी करवा देती है। तो ये जो उपन्यास है निर्मला गोदान, इसको आप लोग पढ़िएगा क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पढ़ना चाहिए इनको। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगर बाकी को देखा जाए तो वैसे देखने का जरूरत नहीं है, तो आपका उत्तर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भाई एनी बेसेंट इन्होंने ना वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो ये जो होम रूल आंदोलन है, होम रूल मूवमेंट है, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वराज शासन, स्वराज शासन आंदोलन। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो ये भाई 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख लक्ष्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। हालांकि कालांतर में भी जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में थे उस टाइम पर भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता था, लेकिन जो 1905 में जो आंदोलन चलाया गया स्वदेशी आंदोलन, तो उस टाइम पर जो है ना ये काफी उस पर था, मतलब मुख्य लक्ष्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना। तो ये एक था, लेकिन उतना बड़ा लक्ष्य इसमें नहीं था। अगला दिया है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, तो यही आपका उत्तर होगा। जो होम रूल आंदोलन है, स्वराज शासन आंदोलन, तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट का कहना था कि जो मतलब कि मतलब जो मूल निवासी हैं, जो लोग उस देश में रहते हैं, उस देश में उन्हीं का शासन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब कि जो लोग, मतलब भारत में भारत के लोगों का ही शासन होना चाहिए। तो यही जो है इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। बाल गंगाधर तिलक भी इससे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कापालिकों, पशुपातों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। तो भाई इसका आंसर होगा मत विलास प्रहसनम, मत विलास प्रहसनम। ये जो मत विलास प्रहसनम है, ये पल्लव वंश, एक दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा इसको लिखा गया था। ये जो है ना एक नाटक है, संस्कृत में लिखा गया था इसको, और एक व्यंग्यात्मक तरीके का एक नाटक है। और इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, तो इसने जो है कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन इसमें किया है बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से। तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, महावीर चरित, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, इनके लेखकों के नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये भारोपीय भाषा क्या होता है। भारोपीय, तो देखो भारोपीय भाषा होता है भारतीय और यूरोपीय भाषा, भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा। भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी, तो इसको जो है हिंद यूरोपीय भाषा भी बोला जाता है, क्योंकि भारत को एक समय में हिंद बोला जाता था ना, तो ये जो भारोपीय है इसको हिंद यूरोपीय भाषा भी बोला जाता है। तो भारोपीय मतलब हिंद यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हमको कहां से मिलता है भाई? तो एक स्थान का नाम याद रखेंगे, मैं इसको क्लीन करता हूं, बोगजकोई। बोगजकोई ये जो है एशिया माइनर में कोई स्थान है बोगजकोई, जहां से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि भारोपीय अर्थात हिंद यूरोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम अभिलेख है। अब भाई यहां तो बोगजकोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इराक। हाँ, इराक लिया गया है इसका आंसर, इसका आंसर इराक लिया गया है। ये जो है ना यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, तो इराक इसका आंसर लिया गया है।
तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अमीर खुसरो के किस रचना से जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के विषय में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो है ना 3 राजवंशों का काल देखा था इसने, गुलाम वंश का भी काल इसने देखा, पूरा का पूरा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश का इसने काल देखा था। तो इसने जो है इस समय जो भी राजा वगैरह हुए, सुल्तान वगैरह हुए, उनके बारे में काफी कुछ लिखा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके उत्तराधिकारियों के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो यहाँ आपको बताना है कि अमीर खुसरो की किस रचना से जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के विषय में जानकारी मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके दामाद प्लस उसके भतीजे, मतलब उसका भतीजा जो है उसका दामाद बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसकी हत्या की थी। तो जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ मिलता है, मिफ्ता उल फुतुह, मिफ्ता उल फुतुह जो कि अमीर खुसरो ने लिखा है, जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का उल्लेख। वहीं अगर हम बात करें खजाइन उल फुतुह की, यहां पर ये वाला मात्रा लगेगा, खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह में ना अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 15 वर्षों का इतिहास जो है खजाइन उल फुतुह में देखने को मिलता है। उसके बाद जो किरान उस सादेन है, किरान उस सादेन, इसमें जो है ना बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुबाद के मिलन का उल्लेख है, बुगरा खां और कैकुबाद के मिलन का उल्लेख। उसके बाद दिया हुआ है आशिका, आशिका ये भी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। आशिका में ना गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और खिज्र खां की प्रेम कहानी का उल्लेख है। हालांकि पता नहीं ऐसा कुछ लव स्टोरी था या नहीं। होता यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजता है, तो जो राजा कर्ण है वो अपनी बेटी देवल देवी को लेकर के जो है ना दक्षिण भारत की ओर चला जाता है, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की यहाँ वो शरण ले लेता है। लेकिन राजा कर्ण जो गुजरात का शासक था, उसकी जो वाइफ है कमला देवी, वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेना के हाथ लग जाती है, और उसको जो है ना कमला देवी को, राजा कर्ण की वाइफ, उसको जो है दिल्ली भेज दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। इसके बाद जब दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है, देवगिरी पर आक्रमण होता है, तो राजा कर्ण और उसकी बेटी जो देवल देवी है, ये भी जो है ना अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हाथ लग जाते हैं, और ये जो देवल देवी है इसको दिल्ली भेज दिया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां से इसका विवाह करवा दिया जाता है। तो ये जो मतलब कौन सा इसने प्रेम कहानी देखा होगा, क्या देखा होगा, तो उसको जो है इसने आशिका में लिखा है। तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहन जोदड़ो शब्द का एक अर्थ मृतकों का टीला है, यह किस भाषा का शब्द है। भाई वनडे एग्जाम में भी काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस पुरा स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो मोहन जोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। लेकिन भाई ये जो शब्द है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदाड़ो, ये किस भाषा का शब्द है। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। स्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस कब इसने लाया था, तो माफी चाहूंगा, ये 1700 होगा ना, अरे 1793 को ये आया था। उस पर सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ये आया था 1798 में। हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, ये लगभग 1848 में इसने शुरू किया था। सती प्रथा, विलियम बेंटिक 1829। तो भाई आपका जो कूट होगा वो होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आपका कूट होगा। अगला हम लोग देखते हैं, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था। मतलब कि पिता जीवित हो, मतलब पिता के जीवित रहते ही बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला पहला मुगल शहजादा राजकुमार कौन था। तो देखो अमीर खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, इसने भी अपने पिता के जीवित रहते हुए
बादशाह पद प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। शहजादा खुसरो। शहजादा सलीम, इसने भी विद्रोह किया था जब अकबर जिंदा था ना, अकबर जब जीवित था उसी समय इसने भी विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ। अकबर का बेटा था ना सलीम, जहांगीर। खुर्रम, खुर्रम कौन था भाई? तो ये आगे चल करके शाहजहां के नाम से बादशाह बना। तो खुर्रम ने भी अपने पिता के शासनकाल में विद्रोह किया था, अपने भाई खुसरो की इसने हत्या करवा दी थी। उस पर शाहजादा औरंगजेब, भाई इसने भी अपने पिता के जीवित रहते ही एक तरह से विद्रोह कर दिया था, विद्रोही कहेंगे उसको भी। तो यह सबसे पहला कौन था? तो शहजादा सलीम। शहजादा सलीम, ध्यान रखेंगे, शहजादा सलीम जो कि अकबर का बेटा था, तो इसने जो है विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। और जो अबुल फजल जो कि अकबर का बहुत ज्यादा खास था, उसकी हत्या करवा दी थी शहजादा सलीम ने। तो ये पहला मुगल शहजादा था जो अपने पिता के जीवित रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह के चीजें, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा कुछ खास खास चीजों को। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध किन क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो देखो, पब्लिक सेफ्टी बिल ये जो है ना पारित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और इस पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत क्या होना था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका जो है देश भर में विरोध हो रहा था, क्रांतिकारियों ने भी इसका विरोध किया और अपनी आवाज सरकार तक, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसमें जो है ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इनके द्वारा। हालांकि इनका जो उद्देश्य था किसी को मारना नहीं था, केवल और केवल अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना था। तो 2 और 5 आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो काफी बार पूछा गया है, तक्षशिला ये जो है मौर्यकालीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हुआ करते थे। चाणक्य वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि इसने जो है साम्राज्य विस्तार किया और इसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, तो इसने एक स्थायी सेना रखा जो हमेशा इसके पास रहती थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, ये गलत है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ना किसने करवाया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको पागल सुल्तान भी कहते हैं। अगला दिया है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की, मतलब उसके पास हमेशा रिजर्व फोर्स रहा करती थी, तो उसको सैलरी भी देना पड़ेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक बढ़िया आसान तरीका निकाला कि अगर हम बाजार में चीजों के दाम स्थिर कर दें, नियंत्रित कर दें, फिक्स कर दें, तो हम जो है अपने सैनिकों को कम वेतन दे करके भी उनको जो है अच्छी जिंदगी जीने के लिए दे सकते हैं। तो इसने यही किया, बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया, चीजों के दाम जो है निर्धारित कर दिए, कोई उससे ज्यादा में बेच नहीं सकता था, और अपने सैनिकों को ये कम वेतन देता था, उस पर भी सैनिकों का खर्च चल जाता था, क्योंकि बाजार में जो है ना फिक्स प्राइस था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। अगला दिया है, कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसमें वो फ्लॉप हो गया था। तो यहां पर पहला और तीसरा जो है सही है। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में वैदिक कर्मकांड की आलोचना की गई है? तो देखो, जो जैसे ऋग्वेद हो गया, ये सब में जो है ना वैदिक धर्म संबंधी वैदिक कर्मकांड दिए गए हैं ना, जो क्या कहते हैं, अपना जो वेद है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इनमें जो है ना वैदिक कर्मकांड दिए हुए हैं। लेकिन जो उपनिषद है इनमें इन कर्मकांडों का विरोध किया गया है। बस इतना ही क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा मुझे।
ताकि मैं उसी हिसाब से अपने चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए क्या है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल है, तो मैं वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता हूँ। हिस्ट्री का सारा लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, पूरा का पूरा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसके बाद बारी है अब क्वेश्चंस करवाने की। तो जो भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इस तरह के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।